आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। ओके, तो मेरा पहला होने वाला है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। शायद कुछ फंबल भी कर दूं, बट या लेट्स स्टार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्टली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो it doesn't matter for JE actually, but I thought I should cover it. बहुतों को नहीं पता होता कि I is dq/dt इंस्टेंटेनियस वाला होता है। ऑब्वियसली हम इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। एवरेज होता है डेल्टा क्यू है, डेल्टा टी। अगर आपको नहीं पता है तो जो आई का डायमेंशन होता है वो एम्पेयर होता है। एम्पेयर एक बेसिक डायमेंशन होता है जिससे हम क्यू भी डिफाइन करते हैं। क्यू को भी हम ए इंटू टी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और एसआई यूनिट आपको पता ही होगा कि इसका एसआई यूनिट इज़ 10 एम्पेयर, सॉरी जस्ट एम्पेयर। सो या ये तो हो गई बेसिक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि हम एक्चुअली जो करंट पढ़ते हैं जेई के लिए, दैट इज़ कन्वेंशनल करंट, which is the flow of current in the opposite direction of electrons. जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इट दो टाइप्स के करंट होता है एक्चुअली। कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, बट वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम जेई के लिए कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं, तो हम वहीं पढ़ेंगे आज भी। ऑब्वियसली हम जेई का वन शॉट कर रहे हैं, तो या फॉर दोज हु डोंट नो, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो एक सर्किट में जैसे एक सर्किट है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही है कि ये प्लस है, ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो ऑब्वियसली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात करंट क्या है, व्हाट इज़ करंट। अब हम छोटे छोटे नुआंसेस पे आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं करंट में, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस पर हम आएंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन टाइम होता है एक। इट इज़ नथिंग बट जस्ट, इट इज़ डिफाइंड एज कि जो कोलिजन्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उनके बीच कोलिजन्स होंगे। तो जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनके बीच, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिस टाइम पीरियड के बीच वो देयर इज़ नो कोलिशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। And for metals, it is all obviously constant because all metals are same. So it is number of 10 to the power for metals. Not important at all. नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा. Just for information we should keep it. अब हम आते हैं मेन बात पे। मैंने आपको एक सर्किट बना के दिखाया था, जैसे हम एक सर्किट बना लेते हैं। हम फटाफट वहाँ पे सब डिफाइन कर लेंगे। We don't have much time here. तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। ये कंडक्टर है एक, दिस इज अ कंडक्टर। अब मैंने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, आई हैव शोन अ कंडक्टर राइट हियर। यू हैव टू डिफाइन मेनी थिंग्स। तो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया गया है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो फोर्स डिफाइन करते हैं। फोर्स एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो
तो यहाँ पे क्यू ई होता है जैसे आप सबको पता है, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बता देता हूँ कि so the q is e obviously the charge is e, and if you don't know what e is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, ठीक। और यहाँ पे mass into acceleration, so acceleration is e by m। तो ऐसे अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो एवरेज वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। एक्चुअली जो हम ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन को टाइम क्यों कर देते हैं, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज दिस इनटू टी, एंड दिस ऑब्वियसली इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कहते हैं हम इसे, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, और उसको हम ऑब्वियसली ज़ीरो कर देंगे क्योंकि इट इज़ इन ऑल सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस, और आपको पता ही है वेक्टर सम इज ज़ीरो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे। अगर वेक्टर के साथ जाऊँ तो दिस इनटू, सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम आते हैं द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल आते हैं इस पे, एंड या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी एंड करंट डायरेक्टली बताऊंगा, शॉर्ट सा डेरिवेशन है, जल्दी बता देंगे क्योंकि n इक्वल टू चार्ज डेंसिटी है। इट इज़ यूज मैनी इन मैनी फार्मूलाज, तो इसका जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू डोंट नो चार्ज डेंसिटी, इट इज़ नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स एज इजी एज दैट। तो हम पहले नंबर ऑफ चार्जेस जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हम विल गो बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, दैट इज़ डी क्यू बाई डी टी। सो हम पहले नंबर ऑफ चार्जेस डिफाइन कर देंगे, कितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। वी विल मेक अ कंडक्टर फर्स्ट। होना आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे। ऑब्वियसली हम छोटे एलिमेंट के लिए ही बात करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया विल टेक इट एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, ओके। तो हम नंबर ऑफ चार्जेस डिफाइन कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली नंबर ऑफ चार्जेस हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे तो टोटल चार्ज हमें पता लग जाएगा। तो n इंटू डी वी ऑब्वियसली, एंड डी वी वुड ऑब्वियसली बी ए डॉट डी एक्स। बेसिक्स है, डी वी हम निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस आ गया है। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल चार्ज, दैट वुड बी इक्वल टू ई एन ए डॉट डी एक्स, ओके। या और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर बेसिक्स है डी एक्स बाई डी टी से ही डिफाइन करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम टोटल चार्ज तो आ ही है, तो हम लिखेंगे करंट विच वुड दिस आई अज्यूम टू डी क्यू, सो डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे एन ई ए डी एक्स बाई डी टी, एंड दस कम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या क्या है हमारा आंसर, हमारा जो रिलेशन है बेसिक कि I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये मिस हो जाता है कई बार, इसलिए मैंने इस पर इतना फोर्स दिया है। आगे बढ़ते हैं। So obviously if you have not seen the formula yet, drift velocity is directly proportional to electric field, that is obvious। अभी हम मोबिलिटी भी डिफाइन करेंगे, और मोबिलिटी से हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे करंट को हम डायरेक्टली, तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्वियसली फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। फ्लूइड्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्लूइड्स का इट इज़ ट्रू फॉर मैनी थिंग्स कि ऑब्वियसली चार्ज डज नॉट एक्यूमुलेट, सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से
A1 V1 इक्वल टू A2 मतलब अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ करंट I इज कांस्टेंट, सो दैट गिव्स मी दिस. वेल, तो एक और बात भी है कि यहाँ से हम वी वोंट कंक्लूड दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, is inversely proportional to cross sectional area. This is not true. Drift velocity is independent of cross sectional area. ये कई बार कंफ्यूजन में आती है कि कहीं ये दोनों मतलब ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कोरिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. आगे बढ़ते हैं, मोबिलिटी पे आते हैं. व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट it is mobility or ionic mobility. So it is defined as drift velocity by electric field. अब आप पूछोगे क्यों कैसे, I too also have no idea, but this is what it is. So yeah, तो drift velocity को हम u into electric field define कर देंगे and we'll put it in this formula and we will get NEA and mu into E. This is what we will get. So we got another formula. This is rather not used much and we haven't seen many questions from it, but maybe यहाँ से questions आ सकते हैं. Okay, next important thing पे आते हैं, बहुत important है. It's current density. मैग्नेटिज्म से लेके काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है. obviously डेंसिटी का तो काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ रहता ही है. So what is current density? As the name suggests, current density is just current crossing by cross sectional area. Okay? Yeah. Sorry. So yeah, let's continue. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. I is not a vector quantity. It is a scalar quantity, but this is a vector quantity. So it is defined as this. So आप लोग सोच रहे होंगे n cap क्या है. So basically n cap is just the direction of flow of current. या आप मान सकते हो कि it is area vector if you know what it is. area vector. So yeah, area vector के डायरेक्शन में ही होता है ये. Okay, so sorry, area vector direction में होगा. Sorry, my mistake. It's same as direction of current. I'm sorry. Yeah, it obviously won't be क्योंकि different cross sections भी हो सकते हैं, उस पर भी हम आएंगे अभी. डिफरेंट, हाँ, तो जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे ऐसे भी हो सकते हैं. तो इनमें तो DA is like this, but n cap is like this. So the reason I put n cap is so obviously in this case we would want to have we would want to like to have perpendicular one, and obviously perpendicular ही चाहते हैं हम क्योंकि हम चाहते हैं ना current crossing perpendicular cross sectional area. So yeah, we'll write like this. So J would be defined as di by dA dot 1 by cos theta. So as we know ये भी एरिया है तो ये भी, तो यहाँ से हम ले आएंगे करंट का एक सुपर्ब सा फॉर्मूला which is J dot dA, because obviously when this will go like this, dA cos theta. This isn't, these are just magnitudes. तो इसको हम वेक्टर अगर आपने पढ़ा हो तो हम इसको J डॉट डी के फॉर्म में लिख देते हैं, एंड वे थीटा इज द करंट बिटवीन दीज टू. सो या ऐसे एक खूबसूरत सा फॉर्मूला आता है हमारे पास, I इक्वल टू J डॉट डी. या ये जो फर्स्ट का कुछ पार्ट है इसमें ज़्यादा कुछ इट्स मोर थियोरेटिकल दैन न्यूमेरिकल्स, बट जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बनते नहीं हैं, बिकॉज ये दीज फार्मूलाज आर अ बिट
ट्रिकी टू लर्न, मुझसे भी याद नहीं होते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, conductivity and current. So first of all, let's start with this. So the current density is defined as sigma into A. So now what is sigma? So this is called conductivity. अब आप पूछोगे व्हाट इज कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी इज इक्वल 1/रेजिस्टिविटी होता है. अब कंडक्टिविटी जनरल टर्म्स में तो आपको पता ही होगा कि जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा, तो दिस माइट ऑल्सो सजेस्ट कि रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो करंट क्यों घटता है. तो या दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी इज. एंड दिस लॉ ये भी हमारे श्री ओम्स ने दी थी, जिन्होंने पूरी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेस तैयार किया था ओम्स लॉ के द्वारा. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. हम जो पढ़ते हैं दैट इज नॉर्मल ओम्स लॉ, दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टिल मैं आपको सिग्मा का फॉर्मूला बताऊंगा बाय डेरिवेशन. ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आई कोड एन ई वी टी हमें बस आई बाय ए जनरेट करना है. तो हम आई बाय ए जनरेट करेंगे. एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें आ गया, जे पता लग गया हमें. नाउ दैट वी नो जे, एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ऑब्वियसली हम सिग्मा ई से इसे इक्वेट तो कर ही सकते हैं. सिग्मा हमारे पास आ रहा है एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई बाय एम. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय ई इज ई बाय एम, which we're gonna put in this. We'll put in this and we'll get sigma n e square root velocity. obviously इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो n e square tau. okay, sorry I missed tau, I'm really sorry. आप लोग ऐसे कर रहे होंगे कि क्या बता रहा है ये, खुद ही कंफ्यूज है. ये है कंडक्टिविटी. दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी इज. और यहाँ से हम इजीली रेजिस्टिविटी बता सकते हैं, मुझे एम बाय एन स्क्वायर टाउ. सॉरी थोड़ा सा कोल्ड है तो थोड़ा ओके. तो काफ़ी पार्ट कर लिया है हमने. ओम्स लॉ पे सीधा ही जंप करते हैं. दोस्तों कंडक्टिविटी अगर, तो बेसिकली कंडक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि इट इज़ जस्ट अ मेजरमेंट टू सी हाउ गुड अ कंडक्टर इज. लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, you know what I mean. conductivity, like what do I mean. इसका भी डेरिवेशन है which I don't think it is important but we should go into it. कि अगर आपको बताओ कि dv by dr is e, so obviously if a conductor के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और इसका वोल्टेज ड्रॉप v है और लेंथ l है, तो व्हील इलेक्ट्रिक फील्ड इज v by l. so I equal to NEA drift velocity. ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ जो रेजिस्टिविटी निकाला हम उसको यहाँ जनरेट करने की कोशिश करेंगे. इट्स दैट इजी. तो यहाँ पे हम जनरेट कर देंगे आराम से. वील पुट NEA tau by m. So those who don't know resistance, I'll let you know. Resistance is rho L by A. So it is just dependent on these things. Resistance is independent of other things. And like V equal to IRI, that does not mean that resistance is dependent upon voltage and current. No. Yeah, voltage and current are directly proportional, but resistance is independent of these things. Important point है, assertion reason में आता है. तो
अगर हम यहाँ पे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन ई स्क्वायर, ए है, एम है ऑब्वियसली टावर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे वी बाय एल। अब आर लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखना है, एरिया, लेंथ, और ये जो था रेजिस्टिविटी है ये। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दिस इज वी बाय आर एंड हेंस वी गेट द ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ, flow of Ohm's law, and this is only followed by ohmic conductors. So अब आप पूछो ohmic conductor कैसे बताएंगे, ग्राफ्स के फॉर्म में दे दिया तो एज इट सजेस्ट y equal to mx है, where m is tan theta will be resistance, बट जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे ऑब्वियसली कुछ इस प्रकार से दिखेंगे आपको। they obviously won't the voltage and current would obviously be not be directly proportional to each other। और हाँ, मैं जो आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज वी बाय आई, बट रेजिस्टेंस is it is independent of V and I, is independent of V and I। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अब हम आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेजिस्टेंस। ये क्रूशियल चीज़ है क्योंकि यहाँ पे यहीं पे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हम सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को एक ही में डाल सकते हैं, एक ब्रैकेट में, बट या ओके, तो मैंने इंसुलेटर्स के नॉन मेटल बोल दिया। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स टू बी ऑनेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। सो या, सो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है ना, तो ऑब्वियसली थर्मल वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, विच मीन्स रिलैक्सेशन टाइम वुड डिक्रीज। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि क्योंकि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/tau and rho does depend on the nature of conductor, the nature of the material of the conductor, okay। So this would lead to a increase in resistance. This is only and only for metals, and this is because n is a constant. Charge density remains constant in metals. Multiple reasons behind it, but yeah, अभी बताऊँ कैसे, like it just increases, and that's it। it's just constant। तो शायद इंजीनियरिंग में पता चल जाए, बट अभी तो आई हैव ऑल्सो नो आइडिया वाई इट्स कॉन्स्टेंट। सो फॉर इंसुलेटर्स स्लैश सेमी कंडक्टर्स, आप बोलोगे यार फिर इनमें अलग क्या है? इनमें अलग ये है ना कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन टाइम इनमें भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली थर्मल वेलोसिटी उनकी भी इंक्रीज़ करेगी इसमें इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें जो मेन पॉइंट आ जा रहा है कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है ना वो इंक्रीज़ करने लगती है विथ टेम्परेचर। तो हमने तो पढ़ा कि इट इज़ m बाय एन स्क्वायर टाउ। सो टेक्निकली अब जब इसका जो इंक्रीज़ होने का रेट है ना वो इसके डिक्रीज़ होने के रेट से ज़्यादा है। दिस आउट इज दिस, सो दैट मीन्स ओवरऑल ये वाला जो टर्म है ये बढ़ रहा है। दैट वुड मीन कि resistivity is decreasing, and that would mean
resistance is increasing. Yes, so the only difference between these two is ये कि आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि okay, this color is too bad. We get yellow with this. इसमें भी नहीं दिख रहा. Maybe a dark color would help. No. Oh my god. Maybe this might help. But let's not highlight it. Gotta highlight it in here. Yeah, इसका resistance increase कर रहा है. Where is it? Yeah. तो इसका N जो है, sorry, oh my, I'm so dumb. Resistance decrease कर रहा है. I'm so sorry. Yeah. So ये बात है. और बाकी तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ऑब्वियसली तो उल्टा बोल दिया मैंने. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो उस पर वेरिएशंस बना सकते हैं कि हमने रेजिस्टेंस के बनते हैं क्वेश्चंस, बन जाते हैं कि लेंथ को डबल कर दिया, रेडियस को हमने डबल कर दिया और रेडियस को हमने हाफ कर दिया, तो बताओ कि व्हाट इज़ द चेंज. तो रेडियस को हाफ कर दिया है जब, तो ऑब्वियसली वो ऑल नो दैट एरिया इज डिस्ट्रीब्यूशन टू आर स्क्वायर, तो एरिया वुड बिकम A/4. सो दैट वुड मीन कि रेजिस्टेंस वुड बिकम 4 times R. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आते रहते हैं. सो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही होगा. हमें भी बायो के हो, आई डोंट नो. और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि मैंने आपको ग्राफ बताया था वहाँ पे ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ, और मैंने आपको यहाँ वहाँ पे ये भी बताया था कि जो कि स्लोप होता है, रेजिस्टेंस विद द स्लोप. सो इसका टेम्परेचर इज T1, इसका टेम्परेचर इज T2. ना हमें रिलेशन बताना कि इज T1 ग्रेटर दैन T2 और T2 ग्रेटर दैन T1. इसमें अब क्वेश्चन में ये बताना ज़रूरी है कि ये जो बताया है इट इज़ अबाउट कंडक्टर्स, इट इज़ ओनली. इसमें बताएगा नहीं आपको ये पता लगाना कि दीज आर कंडक्टर्स एंड दीज आर नॉट सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर, बिकॉज सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर देम. It is not a straight line for them. I'll tell you that. So this is just for conductors. So ये specify नहीं किया होगा और आप confuse हो जाओगे, यार कंडक्टर तो नहीं है तो हाउ वुड आई टेल कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस नहीं घटेगा. बट इस केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो एज दिस सजेस्ट दैट ऑब्वियसली 1 का स्लोप जो है it is greater than m2, so that suggests us that r1 is greater than r2, and that tells us that t1 is greater than t2. Okay, so we've come a long way. बैटरी पे आते हैं. बैटरी we all know this केमिकल रिएक्शंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स वो बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है. हम यूजुअली शायद पोटेंशियल डिफरेंशिएटर भी कह देते हैं कई बार बैटरीज को. सो इट इज़ जस्ट देयर टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. सो आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस पे. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज हाउ वी डिफाइन अ सेल. और सो आपको मैं बता दूं कि EMF is equal to delta V, and that is equal to work done by battery by charge supplied.
तो बेसिकली हम ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि इट इज़ वर्क डन बाय बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज एज वी डू फॉर मैनी थिंग्स। हम डिनोमिनेटर को हमेशा 1 मान लेते हैं और हम उस 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए हम उसे डिफाइन कर देते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी टू मूव to flow 1 coulomb of charge from lower terminal to higher terminal. This is what EMF is defined as. अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आएंगे। वोल्टेज ड्रॉप एंड इंक्रीज कैसे होता है। दिस इज अ जनरल वे टू रिप्रेजेंट अ battery. Okay, this is an ideal battery. If you could not tell by now, it has no resistance whatsoever, so it's an ideal battery. Okay, yeah. So we know that this is higher voltage, this is lower voltage. Non-ideal battery कैसी दिखती होगी? Obviously would add a resistance in there. तो non-ideal battery ही हम real life में use करते हैं, which possesses some resistance. तो आपको बेसिक बता देता हूँ टर्मिनल वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी। बेसिक बता देता हूँ कि जब, क्योंकि KVL KCL जो हम आगे पढ़ेंगे, जो लॉ है किरचॉफ्स लॉ, उसमें आएगा ये। तो बेसिकली ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है। ऑब्वियसली हाई से लो जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। वी डिफाइन दिस एज A एंड वी डिफाइन दिस एज E. So basically VA by VB is the EMF. So delta V and delta V is obviously. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाई से लो जाएंगे तो ऑब्वियसली वोल्टेज में एक ड्रॉप आएगा एंड दैट ड्रॉप इन वोल्टेज, ऐसे हम वोल्टेज ड्रॉप को लिखते हैं यूजुअली। और यू मे राइट इट एज आई एम सेइंग कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज VA, हाई से लो गए, वोल्टेज ड्रॉप इज E VB, सो VA माइनस VB इज। अब उल्टा आएंगे तो ऑब्वियसली द सेम थिंग कि यहाँ तो B है, यहाँ A है, हम यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं तो VB ये बीच में आ गया तो ये E बढ़ेगा और VA, तो VA माइनस VB इज E वोल्टेज। दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज द वोल्टेज में जो इंक्रीज हो रहा है लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जो आए। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। तो बेसिक कॉमन सेंस हमें यही बताती है कि यहाँ पे एक वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है अक्रॉस द रजिस्टर एज वेल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो along the current voltage would decrease, it is obvious। वोल्टेज अक्रॉस तो आपको पता ही होगा, इट इज़ IR। तो मैं VA से जब जाऊँगा आगे तो आई वुड डिक्रीज द वोल्टेज बाय IR एंड वील गेट R मैन IR। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो ऑब्वियसली द वोल्टेज मस्ट इंक्रीज। ऑब्वियसली ये हाई, दिस इज लो voltage, I'll highlight it by green. Green. I'll write it. Okay, this is low voltage. This is high volt. Higher, basically higher and lower. Okay. जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो we'll get कि VB plus IR equal to VA and VA minus VB equal to IR। अब यहाँ से हम फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है अभी। सो बेसिकली यहाँ तक हमने थियोरेटिकल सारा पार्ट पढ़ लिया। अब हम यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर बनते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज़ अबाउट रेजिस्टेंस। सो या वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस राइट नाउ।
तो किरचॉफ्स लॉ से शुरू करते हैं, क्योंकि वहीं से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो जो पहला किरचॉफ का लॉ है, तो फर्स्ट लॉ दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, which is defined as KCL. This is current slash junction law. Okay. बेसिकली ये यही बताते हैं कि चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, हमें पता है। तो किसी टर्मिनल में जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन स्लैश नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, it is based on the principle of conservation of charge and no accumulation of charge in a terminal. So this will be I in is equal to I out. So this is what he actually told us. This is what his first law is. It is I in is equal to I n. KCL हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं आगे लाऊंगा, बट KVL is the more important one. So which is the second law? So the second law is voltage law, obviously. Second law, it is called KVL, and it is known as voltage slash Luke law. I don't know why it is called Luke law, but it is. So basically, in a closed loop, when we calculate all the voltages separately, the algebraic sum would come out to be 0. Obviously, I mean, it is conservation of energy. कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और हम घूम फिर के वापस उसी पॉइंट में आ जाते हैं, तो डेल्टा U is 0 if you don't know in a cyclic process. तो वहीं से डिफाइंड है कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस जैसा अगर हम पूरे सर्किट में घूम फिर के वहीं आ जाए जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ द सम वुड बी 0. बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, या मे बी कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन would be a better way to put it. Conservation of, I would put it as conservation of energy or work done, because electrostatic force is a conservative force. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए दिस इज नॉट ट्रू कि आप एक लूप में, क्योंकि या इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और उसी डायरेक्शन में अगर हम चलते जाएं तो इट वुड बी 0. मेरी मैकेनिक्स बहुत ही ख़राब है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. तो यहाँ पे राइट लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली सिग्मा V भी 0, एंड कुछ ऐसा सा सर्कल सा बना देते हैं. ओके, हाँ, यू नो व्हाट, या इस पॉइंट से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से शुरू करते हैं, क्या स्पेस नहीं है, नीचे आ जाते हैं. यहाँ से शुरू करेंगे. यहाँ से मैंने आपको वोल्टेज ड्रॉप बताया था, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा -IR1, यहाँ से होगा -IR2, यहाँ से ड्रॉप होगा -IR3. यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो यू नो +V हो जाएगा. सॉरी, आई शुड राइट दिस एज E.
प्लस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो हमने देखते ही देखते वी हैव derived द सीरीज कॉम्बिनेशन का R equivalent. It is not important at all. So this is R equivalent for series combination. Series combination. Okay, why have I written like this? So for parallel भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है यार, कोई ज़रूरी नहीं है, वन शॉट में ऐसे ही बता रहा हूँ बस। और वोल्टेज आपको इक्वल करनी है बस, यू जस्ट हैव टू डू वोल्टेज इक्वल। मैं आपको फटाफट बताता हूँ, बस टाइम इज़ वैल्यूएबल एंड वी कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको ऑब्वियसली पता होगा कि इसमें this is E, so we assume this to be 0 and we write this to be 0 0, and then parallel voltage is equal. If you don't know yet, I'm telling you कि इतना तो पता ही होगा। और आप यहाँ देख रहे हो तो मेरे जैसे बच्चे से बढ़ रहे हो तो यहाँ पे voltage equal है obviously, current is different obviously, so I is equal to E by R equal as current is equal। हम यहाँ पे करंट से इक्वेट करके डायरेक्टली यहाँ पे करंट होगा E बाय R1, यहाँ पे करंट होगा E बाय R2, यहाँ पे करंट होगा E बाय R3। सो तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड प्लस 1 बाय R3। तो क्या ये सब हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन के साथ रूबरू कराना चाह रहा हूँ जो आ सकता है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे सवाल देखे नहीं हैं। और हाँ यार गाइस, मेरे कमेंट्स में आप लोग बताना कि ये जो कलर कोडिंग है, इज दिस द पार्ट ऑफ JEE syllabus? I'd love to know. I don't know actually. Yeah, oh my god, I have so much cold. So sorry. तो यहाँ पे the row varies with x, it is not constant। सब बोलोगे यार अब कैसे करना है? इट इज़ ईजी। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और लेंथ भी दी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये वाली लेंथ चाहिए, हमें विड्थ नहीं चाहिए, हमें ये लेंथ ही चाहिए, बिकॉज द करंट इज पासिंग थ्रू दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड या हाउ वुड वी डू? DR डिफाइन कर देंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, dx विड्थ का एलिमेंट। सो बेसिकली दिस इज x पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया हमने। dr would we will define dr as 2x, cross sectional area is constant, तो cross sectional area as it is लिख देंगे and we'll just integrate both sides and we'll get the answer. So yeah, that is this easy.